बहुत बहुत धन्यवाद रामकान मीना जी। मंच पर इस समय प्रियंका सोनकर जी उपस्थित हैं। साथ में हम लोगों का एक ही कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव रहा है। शशि भूषण जी मंच पर फिलहाल नहीं है और मंच के सामने प्रस्तुत विद्वान आनंद प्रधान जी, सर दिव्या जी, सभी लोग जी, विवेक मणि जी चीन से आए हुए हैं और जो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, आयोजक आशीष त्रिपाठी जी जिन्होंने मुझे बुलाया और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जितने लोगों ने सहयोग दिया उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा विषय है मित्रों मर्जानी और ए लड़की में स्त्री व परिवार का द्वंद्व। इस विषय पे मुझे बोलना है और पिछले वक्तव्य दो वक्तव्य इतने अच्छे हुए, दो सत्र इतने अच्छे हुए कि उसके बाद ये वाला सत्र थोड़ा सा समय के दबाव में भी चल रहा है कि हमें जल्दी खत्म करना है और अगला सत्र हम लोगों को सुनना है। सामने हमारे विद्वान उपस्थित हैं। आज कृष्णा सोबती का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के अवसर पर मुझे ये बोलने का, उनके बारे में बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। साथ में ये चीजें बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कृष्णा सोबती पर इन दोनों उपन्यासों के माध्यम से, या इनको लंबी कहानी मैं कहना पसंद करूंगा, के माध्यम से बहुत चीजें कही जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़े रचनाकार में इतना स्कोप रहता है कि आप उसके किसी भी एक विषय बिंदु को उठाकर अपनी एक नई बात प्रस्तुत करना चाहें, अगर आपने उसे पढ़ा है तो। तमाम विद्वान, सुबह की शुरुआत ही हुई थी आनंद प्रधान सर के वक्तव्य से, जिन ए लड़की के माध्यम से अवधेश प्रधान जी, माफी चाहता हूँ, अवधेश प्रधान सर के वक्तव्य से कि ए लड़की के माध्यम से उन्होंने जो बातें की, मुझे लगा कि देखिए इस उपन्यास की चर्चा बार बार सारे विद्वानों ने की है, लेकिन कौन सी एक चीज बात है जो आप कह सकते हैं। मैं जो विषय बनाकर लाया हूँ कि स्त्री और परिवार के द्वंद्व के बारे में। स्त्री विमर्श की बात होती है, कृष्णा सोबती जी उसको थोड़ा सा खारिज करती थी या कहती थी मुझे उससे नहीं जुड़ना है। अपने को लेखिका कहने से भी वो मना करती थी कि लेखक कहती थी। और हम अश्मक में हमने देखा है कि उन्होंने अपने लिए किसी भी जेंडर का पुल्लिंग का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक तरीके से लेखक को उससे न्यूट्रलाइज रखा है, ऊपर रखा है कि मैं अलग से एक लेखक होकर बात करना चाहती हूँ, स्त्री होकर नहीं। जब वो स्त्री के बारे में बात करते हैं मित्रों मर्जानी के उपन्यास में, तो सभी लोग उनकी यौनिकता की बात करते हैं कि स्त्री यौनिकता की चाह है, जो मित्रों मर्जानी 1967 में कह रही है। यानी मित्रों जो चरित्र है वो भारतीय साहित्य में या कहीं हिंदी साहित्य में अद्भुत था, उसके पूर्व उदाहरण दिए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस अंत की बात की गई कि अंत लीपअप होती है, मुझे वो अंत लीपअप होती नहीं लगता है। कृष्णा सोबती जी की रचनाओं में अंत महत्वपूर्ण होता है, वहां पर कहीं ना कहीं उनका रचना का बीज छिपा रहता है कि वो कहाँ से रचना अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, वो अंत में जाके खोलती हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे लेखकों में मिलता है, खासतौर से मंटो में और बहुत सारे रचनाकारों में, कि अंत में जाके स्ट्राइक करते हैं और वहां पे रचना का जो क्लाइमेक्स होता है और चाहते हैं कि ये रचना का मूल बिंदु है जिसकी वजह से उन्होंने रचना रची है, या रचना का प्रयोजन कह सकते हैं। तो रचना का जो सबसे, मित्रों मर्जानी का जो सबसे अंतिम हिस्सा है, वहां पर चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी जी हो, सभी लोग जो आलोचक हैं, उन्होंने पकड़ा है कि कहाँ मित्रों का परिवर्तन होता है, मित्रों उससे पूर्व और मित्रों उस वाक्य के बाद क्या होती है, जब उसका मित्रों का अपनी माँ बालों से संवाद हो रहा है, और वो एक संवाद है जिसके बाद मित्रों, पूर्व की मित्रों नहीं रहती है, उसका दूसरा जीवन शुरू हो जाता है। कृष्णा सोबती की जीवनी लिखने वाले गिरधर, मैं अगर बार बार नाम भूल जाता हूँ, तो उन्होंने उस जीवनी का नाम भी दूसरा जीवन दिया हुआ है। तो मित्रों का जो दूसरा जीवन शुरू होता है बालों के उस वक्तव्य से होता है, जब मित्रों जा रही है कहीं पर अपने यार से मिलने किसी से, और बालों एक तरीके से रोने लगती है, उसे रोते रोते बुलाती है, परेशान होती है। मित्रों कहती है कि क्या बात है, और वो अपने दुखी जीवन के बारे में कहती है। तो मित्रों कहती है आपके तो 100 यार रहे हैं, आपको क्या परेशानी है, क्यों अकेली या दुखी क्यों हो रही हो, रो क्यों रही हो। माँ को सांत्वना देती है। तो बालो एक बात कहती है, तेरी अकेली माँ को अब ये घर काटने को दौड़ता है जी। उसके बाद मित्रों की जिंदगी में जो होता है, वहां पर कृष्णा सोबती ने जानबूझकर एक एक वाक्य, एक एक शब्द वो तौल कर लिखती हैं। तो उसके बाद जो परिवर्तन होता है, उसके लिए उन्होंने कहा एकाएक उसके मन में जो होता है, मित्रों के जीवन में जो घटित होता है, उसके बारे में सोच कर वो, और माँ के जीवन के बारे में देख कर, और वहां उसको लगता है कि मेरा जीवन भी शायद जो मैं भी जी रही हूँ, इसका भविष्य तो मेरे सामने खड़ा हुआ है बालों के रूप में। अगर मैं इसी तरीके से चलती रही तो साक्षात मेरे सामने 20-30 साल बाद, कुछ साल बाद, यही बालों की जगह मैं खड़ी होंगी। और वो पलटती है एकाएक, जाने क्या हुआ कि भाई के हमारे मित्रों का कलेजा दहल गया। ये जो वाक्य है,
ये मित्रों के जीवन में ऐसा घटित होता है जहाँ से मित्रों पूर्व की मित्रों नहीं रहती है। अब उसे उस बात की चिंता होती है कि मेरा भविष्य भी अगर यही होना है और मुझे इसी रास्ते चलते जाना है तो इसमें कौन सी नई बात घटित होगी, और वहाँ उसका डर वाजिब है, मानवीय है। उससे पहले की जो चीजें हैं वो सरदारी लाल के बारे में, अपने पति के बारे में जो भी बोलती है वो उसकी मानवीय इच्छाएं हैं जिसकी पूर्ति होनी चाहिए, जिसके बारे में कृष्ण सोबती का लिखना और पूरे स्त्री विमर्श का जो चिंतन है वो बहुत वाजिब है, वो मांग गैर वाजिब नहीं है। लेकिन जब मित्रों परिवर्तित होती है, मित्रों देखती है कि क्या मेरा भविष्य यही होना है, तो उसका कलेजा दहल जाता है। कृष्ण सोबती ने इन वाक्यों को लिखा है। मुझे यहाँ पर एक चीज लगती है, बहुत सारे स्त्री विमर्शकार घर की जो अनिवार्यता है, घर की महत्वपूर्ण स्थिति है जीवन में, उसको निगेट करके, नजरअंदाज करके कहते हैं कि परिवार संस्था के बारे में, घर के बारे में बात करते हैं या पितृसत्तात्मक हो जाएंगे। संजीव सर ने, बाद के वक्ताओं ने, सभी लोगों ने इस तरफ इशारा दिलाया कि कृष्णा सोबती जी एक पैर आगे चलती हैं, दो पैर आगे पग बढ़ाती हैं, फिर पीछे उठती हैं। कहीं ना कहीं मिश्रित जैसी बात है। ये मिश्रित जैसी बात नहीं है। जीवन में आप किसी एक रंग के साथ नहीं चल सकते। सफेद स्याह कोई एक चीज नहीं होती कि ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके से हो। तो कृष्णा सोबती जब दोनों चीजें या संपूर्णता में लेके चलेंगी तो मुझे लगता है जीवन की बहुत सारी ऐसी स्थितियों को भी अपनी रचनाओं में लिखेंगी जो पहले तो आपको पसंद आ रही हैं और बाद की बात आपको लग रही है नहीं ये मेरे मन की बात तो नहीं है। क्योंकि कृष्णा सोबती तो संपूर्णता में देख रही है कि स्त्री को अपना मन, अपना जो जीवन है, शरीर है, यौन इच्छा है, उसकी भी पूर्ति चाहिए। और लेकिन वो कैसा हो, क्या वो रत्ती जैसा हो? अगर आपने रत्ती का पढ़ा है कि सूरजमुखी अंधेरे में रत्ती का पूरा जीवन है, लेकिन जब पूरा उपन्यास खत्म हो जाता है, या उसे लंबी कहानी मैं कहना पसंद करूंगा बार बार, प्रकाशक ने तो इन रचनाओं को उपन्यास लिख रखा है, लेकिन मित्रों मरजानी है लड़की और सूरजमुखी अंधेरे की मुझे कहानियां लगती हैं। तो इस कहानी के अंत में उन्होंने कवितानुमान 4 वाक्य लिखे हैं कि कहीं आकाश में घरौंदे नहीं बनते, नहीं बनते तो नहीं बनते, नहीं बनते। घरौंदे या घर की जरूरत अनिवार्यता को कृष्णा सोबती हमेशा महसूस करती हैं, कहानियों में हो, उपन्यासों में हो, कहीं जब उसका पात्र उस चीज को तोड़ता है तो उसके जीवन को सामने दिखा देती हैं कि वो जीवन किसी भी तरीके से स्मरणीय नहीं है, वो वांछित नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि वो जीवन आप जिए या आपका कोई अभिन्न मित्र उस जीवन को जिए। तो अब दूसरी बात क्या है, मित्रों उसके बाद क्या करती है? मित्रों उसके बाद घर की साकल कुंडी लगाती है और अपने पति के साथ होती है। वहां वो अपने घर नहीं लौटी है, घर वापसी अभी नहीं हुई है। उस अंतिम पैरा या जो अनुच्छेद है उसके बीच में जो स्थान है वहां पर आप रीडिंग करें कि वो अपने पति के साथ है, और पति के बाद जो बातें होती हैं वो काव्यात्मक है, वो सिर्फ संकेतात्मक है। उनके अर्थों को अगर आप पढ़ पाए तो ये समझ सकते हैं सभी मेरी तरह कि उसके पति के साथ जो इच्छा थी वो पूर्ति हुई है, और वो अपने पति से बात करती कल कहाँ कहाँ घोड़े दौड़ाए और क्या क्या हुआ, तो पति भी उससे उसी तरीके से लहजे में बात करता है। यानी दोनों का जो जीवन है और वो जो धौल धप्पा, लड़ाई और मारपीट वाला जीवन शुरुआत में होता है उपन्यास की कहानी की शुरुआत में, वो जीवन अब नहीं है। जो कमलाकांत त्रिपाठी जी कहते हैं कि वो समाज विरोधी चरित्र है मित्रों, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। कृष्णा सोबती उस मित्रों के चरित्र को रचकर उस उपन्यास में, कहानी में दिखाती है कि मित्रों का आरंभिक जीवन ऐसा है। बालों का चरित्र दिखाकर वो बताती हैं कि अगर वो इस राह पर चलती है तो भविष्य ऐसा होगा, लेकिन उससे वो पलटती है। और वो पलटना मुझे लगता है वही कृष्णा सोबती का जो रचना का बीज है वही छिपा रहता है। कि मैंने इसलिए रचना ये मित्रों मरजाने की है कि मैं दिखा सकूं कि स्त्री आकाश में स्वतंत्र उस तरीके से जीवन नहीं बिता सकती, उसको एक परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए। लेकिन कैसा? ए लड़की में माँ जो बोलती है कि ये समान नहीं रहा है, बराबर नहीं रहा है, हमेशा औरत को नुकसान उठाना पड़ा है, घाटे में रहा है। तो कृष्णा सोबती जी किसी भी घाटे में स्त्री को नहीं रखना चाहती हैं, तो बार बार उसको ठोक पीट कर सम पे लाना चाहती हैं, समतल बनाना चाहती हैं कि वो बराबर रहे। जब मित्रों के पति को आर्थिक नुकसान होता है तो वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम क्या कर सकती हो? तो मित्रों कहती बताओ क्या बात है, तो उसका घाटा भी पूरा करती है, पैसे भी देती है। यानी स्त्री किसी से कमतर ना हो, ये कृष्णा सोबती सजग तरीके से जानती हैं और अपनी रचनाओं में इसकी स्थापना करती हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वो पारंपरिक है, ये तो 1925 में पैदा हुई रचनाकार है, उस समय का जो विवेक है अपने समय के हिसाब से लिया है, और वो पारिवारिकता को पुष्ट करेंगी करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सामंती जकड़न से और पूंजीवाद का जो आगे हिस्सा है, जापान में इस रचना को मेरे जो विभाग अध्यक्ष हैं वो पढ़ाते हैं, तो मुझे हर बार लगता है कि जापानी विद्यार्थियों का
बताती कैसे हैं इस तरीके से, क्योंकि वहां पर भी समाज और परिवार विखंडित हो रहा है। वो पूरा सामंती समाज से उठ के आया और अब एकल समाज है, जहां पर न बच्चे हैं, न शादी है, न परिवार है, न जीवन है। वहां पर अकेली मृत्यु है, सुसाइड्स है। इतना आधुनिक और परम आधुनिक समाज, यानी इस समाज से अगर संपन्नता के हिसाब से देखा जाए तो 50 या 100 साल आगे होगा। तो उसका भविष्य भी मैं देखता हूँ कि पूंजीवाद में कहाँ पर है, जहाँ पर स्त्री एक तरीके से सुखी नहीं है। और सामंती समाज भी आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे कि कृष्ण सोबती की रचनाओं में 1850 के आसपास की जो सामाजिक स्थितियां हैं वो भी हैं डार से छोटी में, कि सामाजिक स्थिति में स्त्री एक तरीके से सुरक्षित नहीं है। शादी होती है, उसका पति मर जाता है, उसका देवर उसको बेच देता है और वो कहीं 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 खरीदी बेची जाती है स्त्री। और सामंती समाज में एक परिवार की दूरी बनाकर उसके ऊपर इतना बल, इतना भार दे दिया जाता है कि स्त्री का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रह पाता है। तो कृष्ण सोबती जी चाहती हैं कि उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व भी हो, लेकिन ये भी चाहती हैं कि स्वतंत्र व्यक्तित्व रत्ती की तरह हो या फिर इस ऐसे पात्र के रूप में हो। मैं किसी पात्र का इस समय नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मित्रों की कहानी तो वहाँ खत्म हो जाती है, जहाँ आगे क्या बढ़ेगी वो सब कुछ नहीं लिखा है। तो किसी ऐसे पात्र के रूप में हो जहाँ पर पति पत्नी के बीच में हर तरीके की बराबरी हो, संबंध बराबर हो, स्त्री की सुनी जाए, उसकी यौन इच्छा भी पूरी हो, उसके बारे में स्वतंत्र रूप से बात की जाए। आजकल स्त्री विमर्श में इस तरीके की चर्चा है, बात होती है, लेकिन जहां भी दूसरे पात्र को, दूसरे पक्ष को कमजोर करके देखा जाएगा तो मुझे लगता है वो बराबरी का समाज नहीं हो सकता है। अगर आपने गैर बराबरी का समाज पहले रचा है और फिर से आप दूसरा गैर बराबरी का समाज रचना चाहते हैं तो ये किस तरफ ले जाएगा। तो कृष्णा सोबती मुझे लगता है इसकी तरफ सजग है। और आरंभिक की रचनाएं हो या बाद की रचनाएं हो, मुझे लगता है उनका स्टैंड बदलता नहीं है। उनका स्टैंड इस तरीके से है कि जो स्त्री की गरिमा है वो पुरुष की भी गरिमा है। वो किसी भी तरीके से, चाहे स्त्री का पक्ष हो, सर ने अवधेश प्रधान सर ने उस चीज की तरफ संकेत किया जो वो कहते हैं कि जो स्त्री है बेटी को जन्म देकर वो निरंतरा बन जाती है, कालजयी बन जाती है, कालजीवी बन जाती है, तो पुरुष की बात भी करती है, पुरुष की तरफ भी इशारा करती है। यानी उनकी नजर से कोई चूकता नहीं है। ये नहीं सोचती हैं कि मैं सिर्फ स्त्री हूँ, जन्मना स्त्री हूँ, तो मैं सिर्फ स्त्री अधिकारों की बात करूंगी। वो पुरुष अधिकारों की बात करती हैं, नागरिक अधिकारों की बात करती हैं। वो देखती हैं कि अगर नागरिकों के साथ कुछ हो रहा है तो अपने उम्र की वो बंधनों को तोड़ती हैं और सोचती हैं कि मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे शामिल होना है, तो उसमें भी जाती हैं। उस तरीके से वो अपने को रोकती नहीं है। दूसरी और चीज ए लड़की में, ए लड़की मुझे जो लंबी कहानी है बहुत पसंद आई। मुझे लगा कि संवाद के माध्यम से नाटक भी है और कविता भी है। जो माँ है वो निश्चित रूप से संजीव सर ने जो बताया कि माल रोड पर कृष्णा सोबती जी अपनी माँ के साथ रहती थी, वहीं का वो ए लड़की का संवाद है और अपनी माँ के साथ चर्चा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए ये कहीं ना कहीं कृष्णा सोबती का भविष्य भी था, जो कृष्णा सोबती अपनी माँ की नहीं अपनी भी बात करके रख रही हैं कि आगे चल के वो एक लड़की के लिए नहीं, संसार की, भारत की सभी लड़कियों के लिए संबोधित है कि तुम्हारा आगे कौन होगा, तुम किसको पुकारोगी, किसको आवाज दोगी। तो लड़की कहती जो मुझे पुकारेगा मैं उसको पुकारूंगी, मैं उसको आवाज दूंगी। यहाँ पर बराबरी है। वो अपनी माँ का जवाब भी देती है कि मैं अकेली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई मुझे आवाज नहीं दे, कोई मुझे आवाज देगा तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगी या उसका जवाब नहीं दूंगी, तब मैं उसका उत्तर दूंगी। लेकिन जब मुझे कोई आवाज देगा इसका मतलब है उसकी सुनी जाएगी। यानी स्त्री की सहमति असहमति, हाँ या ना का भी यहाँ पे वाजिब उत्तर मिलता है कि अगर स्त्री की आपको चिंता है, स्त्री की बराबरी की चिंता है, तो उसको आवाज दीजिए, तब वो पलटकर आपको उत्तर दे सकती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है लड़की में जो अम्मी है वो बार बार उसको बताती है, और अपनी बेटी को ही नहीं, जो उसकी नर्स है सूसन, उसको भी कहती है तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह है, कोई तुमने ढूंढ रखा है कुछ, तो वो मुस्कुरा जाती है। उसकी मुस्कुराहट में उसका जवाब है। तो कहती है कि सारा पैसा ना तुम खर्च करना, ना सारा पैसा उसका खर्च करवाना। तो ये जो बराबरी है, मुझे बार बार बराबरी नजर आती है। कृष्णा सोबती कहीं भी गैर बराबरी को पसंद ही नहीं करती हैं, चाहे वो व्यक्ति और सरकार की बात हो, चाहे स्त्री और पुरुष की बात हो। किसी भी तरीके से जब गैर बराबरी को पसंद नहीं कर रही हैं तो हमें लेखक की इस बात को देखना चाहिए, चाहे वो किसी विमर्श में आ पाए या ना आ पाए, लेकिन लेखक का एक अपना विमर्श या विचारधारा होती है जिस पर मुझे लगता है कृष्णा सोबती ने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा है। लोग उनको कहते हैं बोल्ड रचनाकार है, मुझे तो कहीं नहीं लगता बोल्ड रचनाकार है। मुझे तो लगता है कि देखिए जो जरूरी बातें हैं उन्होंने उस भाषा में कही हैं जिसकी आपको आदत नहीं थी,
उन दृश्यों को वो सामने लाती हैं जिन दृश्यों से हिंदी संसार परिचित नहीं था। वो उन गालियों को इसका इस्तेमाल करती हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी सुनाते हैं एक किस्सा कि कृष्णा सोपती जी से एक रचनाकार ने, शायद श्रीकांत वर्मा या किसी ने कहा कि कृष्णा जी आपने ये इसमें गालियाँ लिखी हैं, शायद यारों के यार में या किसी में, तो क्या आप ये सार्वजनिक रूप से बोल देंगी? तो कृष्णा सोपती जी उठी, मंच पर आई और उन्होंने वो सारी गालियाँ उच्चारित की और बैठ गई जाकर। तो कहा कि क्यों नहीं बोल सकते? तो आपको, आपके कान जिन चीजों के अभ्यस्त नहीं है, कृष्णा सोपती उन चीजों को लेकर आती हैं और कहती हैं इनको सुनो, इनको समझो, और बराबरी के समाज, चाहे वो घर से भी शुरुआत होती है, तभी देश तक और पूरी दुनिया तक होगी। दो चीजें हैं, दो अणु हैं, स्त्री और पुरुष, वहीं से सृष्टि शुरू होगी। वहां की बात वो हर बार करती हैं और उस पहले बिंदु से शुरू करती हैं, काम से, जहां से सृष्टि का आरंभ होता है। अगर वहीं गैर बराबरी नहीं है, और वो कहती भी मित्रों अपनी सास से, अपनी जेठानी से, कि ये जो सरदारी है ये कुछ जानता ही नहीं, कभी सब हफ्ते में, छमाहे में कभी ऐसे ही करके मेरे पास आता है और प्रेम की बातें ही नहीं करता, जब देखो तब पीटता रहता है। तो पीटता क्यों है? क्योंकि जो उसकी पुरानी बातें हैं, सुनता होगा जो भी चीजें होंगी, और मित्रों की जो मांग है उसको न पूर्ति करने के कारण वो पीटता है। लेकिन जब उपन्यास का अंतिम पैराग्राफ से पहले जो घटित हुआ है, पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है जहाँ कुछ लिखा नहीं है, जिसे मुझे लगता है आप सब पढ़ सकते हैं, सुधी पाठक हैं, उस पैराग्राफ के बीच में जो लिखा हुआ है वहाँ वो घटित होता है जिसकी मांग मित्रों करती है, और वो मांग गैर मानवीय, अमानवीय, गैर सामाजिक नहीं है। उस मांग के पूरा होते ही मित्रों का पूरा दूसरा जीवन शुरू होता है। और क्या संयोग है, अजीब संयोग है कि कृष्णा सोपती पर जीवनी लिखते हुए उसका शीर्षक भी दूसरा जीवन दिया गया। धन्यवाद, बहुत सारी बातें हैं।